कल्पना कीजिए कि एक बहुत विशाल, बहुत ही आलीशान हवेली बनानी है। बहुत बड़ी हवेली। हाँ, ईंट, पत्थर, सीमेंट, सब कुछ मौजूद है हमारे पास, लेकिन कोई नक्शा नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। तो फिर वो हवेली बनेगी कैसे? वही तो, शायद वो सिर्फ एक बेतरतीब सा ढांचा बनकर रह जाए, जो मतलब पहली आंधी में ढह जाए। बिल्कुल, बिना नींव के तो यही होगा। हाँ, और जब हम एक पूरे देश के निर्माण की बात करते हैं ना, खासकर दुनिया के सबसे बड़े और विविधता से भरे लोकतंत्र की, तो वो ब्लूप्रिंट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं रह जाता। सही बात है। वो उस देश के वजूद की, उसके अस्तित्व की गारंटी बन जाता है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का मिशन दुनिया के इसी सबसे बड़े लोकतंत्र के डीएनए को डिकोड करना है। बहुत ही दिलचस्प मिशन है ये। बिल्कुल, बिना किसी भारी भरकम कानूनी शब्दावली में उलझे आज हम भारत के संविधान के शुरुआती 100 अनुच्छेदों के पीछे के तर्क, उसकी सोच और उसके काम करने के तरीके को समझेंगे। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। और देखिए, इस ब्लूप्रिंट को समझना इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि संविधान सिर्फ कानूनों की कोई सूखी सी किताब नहीं है। हाँ, मतलब कोई रूल बुक नहीं है सिर्फ। एग्जैक्टली। ये असल में एक जीवित दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट, जो ये तय करता है कि एक राष्ट्र के रूप में भारत कैसे सोचेगा, कैसे फैसले लेगा, और सबसे अहम बात, और वो अहम बात क्या है, कि सत्ता और आम इंसान के बीच का रिश्ता कैसा होगा। अनुच्छेद 1 से लेकर 100 तक का जो हिस्सा है ना, वो इस पूरी व्यवस्था की नींव रखता है। मतलब ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है। बिल्कुल। अगर कोई भी व्यक्ति ये समझ ले कि ये शुरुआती 100 पन्ने कैसे काम करते हैं, तो वो इस देश की पूरी राजनीति और व्यवस्था के काम करने का तरीका समझ सकता है। तो फिर इसी नींव से शुरुआत करते हैं। जब हम 100 अनुच्छेदों की बात करते हैं तो ये सुन के एक बहुत बड़ा आंकड़ा लगता है। हाँ, लगता तो है। कोई भी आम इंसान इतने सारे नियम एक साथ कैसे याद रख सकता है? तो हमारे आज के सोर्स मटेरियल में इसके लिए एक बहुत ही शानदार क्विक रिवीजन ट्रिक दी गई है। अच्छा, वो मेंटल मैप वाली ट्रिक? हाँ, बिल्कुल। इसे समझने के लिए हम दिमाग में एक मेंटल मैप बना सकते हैं, जैसे हमने शुरुआत में हवेली का उदाहरण लिया था ना। हवेली का उदाहरण। तो सबसे पहले हम जमीन तय करते हैं, फिर उसकी बाउंड्री खींचते हैं, फिर ये तय करते हैं कि घर में रहेगा कौन, उनके अधिकार क्या होंगे, और आखिर में घर का मैनेजमेंट कैसे चलेगा। ये तरीका इसे याद रखने के लिए बहुत ही कारगर है ना? तो अगर हम अनुच्छेदों को इसी नजरिए से बांटे तो देखिए, भाग 1 यानी अनुच्छेद 1 से 4 ये उस घर की जमीन और बाउंड्री तय करता है। सही है, टेरिटरी तय हो गई। फिर आता है भाग 2 यानी अनुच्छेद 5 से 11 जो तय करता है कि इस घर का निवासी कौन होगा, मतलब नागरिकता। नागरिकता मिल गई। और एक बार जब लोग घर में आ गए तो उन्हें कुछ सुरक्षा भी तो चाहिए। बिल्कुल चाहिए, और वही सुरक्षा है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 जिन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स। हाँ, इसके बाद भाग 4 आता है अनुच्छेद 36 से 51 तक, जो बताता है कि इस घर को भविष्य में कैसा बनाना है, मतलब सरकार के लक्ष्य या जिन्हें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, डीपीएसपी। और इसी में बाद में अनुच्छेद 51A भी जुड़ गया था। एकदम सही। 51A के तहत नागरिकों के कर्तव्यों को जोड़ा गया, और अंत में इस पूरे घर को चलाने वाला जो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट मतलब हमारी सरकार। हाँ, भाग 5 अनुच्छेद 52 से 100 तक, जिसमें राष्ट्रपति और संसद का पूरा ढांचा आ जाता है। तो इस मेंटल मैप को दिमाग में रखने से ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं रह जाता, बल्कि कहानी बन जाता है। बिल्कुल, एक कहानी की तरह। अब अगर हम शुरुआत पर वापस जाएं, अनुच्छेद 1 से 4 पर, यह हिस्सा देखने में बहुत साधारण सा लगता है, लेकिन इसमें एक बहुत गहरी राजनीतिक सोच छिपी है। वो कैसे? देखिए, अनुच्छेद 1 घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स है। लेकिन अनुच्छेद 2 और 3 जो ताकत संसद को देते हैं ना, वो सच में हैरान करने वाली हैं। अच्छा, क्या ताकत देते हैं? हाँ, संसद किसी भी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, उसकी सीमाएं बदल सकती हैं, और यहाँ तक कि उसका नाम भी बदल सकती है। रुकिए, ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार के पास बहुत ज्यादा और असीमित ताकत है। हाँ, पहली नजर में ऐसा ही लगता है। तो क्या राज्यों की अपनी कोई पहचान या ऑटोनॉमी नहीं है? मतलब वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते? यही तो इस पूरी व्यवस्था का सबसे दिलचस्प पेंच है। अगर हम अमेरिका जैसे देश को देखें, जो कि राज्यों के आपसी समझौते से बना है। हाँ, वहां तो 50 राज्य हैं। बिल्कुल, वहां आप किसी राज्य की सीमा को उसकी मर्जी के बना छू भी नहीं सकते।
लेकिन भारत का निर्माण बहुत अलग तरह से हुआ था। मतलब आजादी के वक्त के हालात? हाँ, जब देश आजाद हुआ तो 500 से ज्यादा रियासतें थीं, अलग अलग प्रांत थे, हालात बहुत ज्यादा अस्थिर थे। सब कुछ बिखरा हुआ था। सही कहा। तो संविधान बनाने वालों को पता था कि भविष्य में प्रशासनिक या भाषाई आधार पर राज्यों की सीमाएं फिर से खींचने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अच्छा, इसीलिए उन्होंने ये पावर केंद्र को दी? बिल्कुल, और इसीलिए उन्होंने अनुच्छेद 4 में ये भी लिख दिया कि राज्यों की सीमाएं या नाम बदलने के लिए संविधान में कोई जटिल संशोधन, मतलब बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। ओह, मतलब ये बहुत आसानी से हो सकता है। हाँ, ये काम संसद के साधारण बहुमत से हो सकता है। ये जो लचीलापन था ना, इसी ने उस समय इस विशाल और विविधता से भरे देश को टूटने से बचाया। ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है। मतलब उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए देश की एकता बनाए रखना ज्यादा जरूरी था, राज्य की बाउंड्रीज से भी ज्यादा। एकदम सही। तो चलिए, अब बाउंड्री तय हो गई, जमीन हमारी हो गई। इसके बाद बात आती है हमारे मेंटल मैप के दूसरे हिस्से की, अनुच्छेद 5 से 11 की, यानी नागरिकता। घर बन गया तो उसमें रहेगा कौन? हाँ, मैं सोच रही थी 1950 में जब देश एक भयानक बंटवारे के दर्द से गुजर रहा था, तब ये तय करना कितना मुश्किल रहा होगा कि कौन भारत का नागरिक है और कौन नहीं। मुश्किल ही नहीं, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था उस वक्त। पाकिस्तान से आने वाले लोग थे, भारत से जाने वाले लोग थे, विदेश में रहने वाले भारतीय थे, इन सब के लिए नियम बनाने थे। बहुत कंफ्यूजन रहा होगा। बहुत ज्यादा। लेकिन इन सब के बीच अनुच्छेद 9 एक बहुत ही साफ और सख्त लकीर खींचता है। कैसी लकीर? कोई दोहरी नागरिकता नहीं, मतलब नो डुअल सिटीजनशिप। हाँ, मतलब आप एक साथ दो नाव में पैर नहीं रख सकते। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? कई देश तो दोहरी नागरिकता देते हैं ना? देते हैं, लेकिन इसे ऐसे समझें, उस वक्त एक बिल्कुल नए राष्ट्र का निर्माण हो रहा था और राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों की पूरी निष्ठा और वफादारी की जरूरत थी। कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए था लॉयल्टी में। एग्जैक्टली। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं। आप पंजाब के, गुजरात के या बंगाल के नागरिक नहीं हैं, ना ही किसी और देश के। ये तो बहुत ही गहरी बात है। हाँ, ये एकल नागरिकता का जो सिद्धांत है, ये पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। और अनुच्छेद 11 ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में नागरिकता के नियम समय के साथ बदलने का पूरा अधिकार संसद के पास होगा। तो हमने बाउंड्री खींच ली, ये भी तय कर लिया कि अंदर कौन रहेगा। लेकिन अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल। अगर राज्य के पास सीमाएं तय करने और नागरिकता देने की इतनी असीमित शक्ति है, तो वो राज्य कहीं निरंकुश न हो जाए? डिक्टेटरशिप का डर? हाँ, कहीं वो अपने ही नागरिकों को अपना गुलाम न समझ बैठे। और ठीक इसी डर ने जन्म दिया भाग 3 को, हमारे मौलिक अधिकारों को, अनुच्छेद 12 से 35, जो हमें सुरक्षा देते हैं। बिल्कुल, ये वो हिस्सा है जो सीधे तौर पर राज्य की शक्ति पर लगाम लगाता है और एक आम इंसान को ताकत देता है। तो चलिए इन अधिकारों को न सिर्फ किताबी परिभाषाओं से निकालकर असल जिंदगी में रखकर देखते हैं। सुनने वालों को भी ज्यादा मजा आएगा। हाँ बिल्कुल, रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। खासकर समानता के अधिकार को, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक हैं। सुनने में समानता बहुत सीधा सा शब्द लगता है ना? लगता तो है, लेकिन इसका असर कितना गहरा है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक बहुत ही वीआईपी, बहुत अरबपति व्यक्ति अपनी करोड़ों की गाड़ी में जा रहा है और उसी सड़क पर एक आम वेतनभोगी इंसान अपनी पुरानी सी खटारा स्कूटर पर है। ठीक है। अब दोनों एक ही ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं। दोनों ने रूल तोड़ा। अनुच्छेद 14 यानी कानून के समक्ष समानता, ये सुनिश्चित करता है कि कानून की नजर में वे दोनों सिर्फ नियम तोड़ने वाले नागरिक हैं। कानून का डंडा दोनों पर बिल्कुल बराबर चलेगा। बहुत बेहतरीन उदाहरण। न्याय की देवी की आंखों पर जो पट्टी बंदी होती है ना, उसका असली मतलब यही अनुच्छेद 14 ही है कि वो भेदभाव नहीं करेगी। बिल्कुल, वो ये नहीं देखती कि कटघरे में खड़ा इंसान कितना ताकतवर है या कितना कमजोर। लेकिन अनुच्छेद 15 जो है वो इसे एक कदम और आगे ले जाता है। अच्छा? हाँ, और यह भारतीय समाज की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को चुनौती देता है। आप सार्वजनिक जगहों पर होने वाले भेदभाव की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। अनुच्छेद 15 राज्य को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव से रोकता है। मतलब कोई रोक टोक नहीं। हाँ, कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक रेस्टोरेंट, कुएं, तालाब या पार्क में जाने से इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि वो किस जाति या धर्म का है।
ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। बिल्कुल, बहुत बड़े। आप इतिहास में देखें तो भारत में ऐसा भेदभाव सदियों से सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा रहा था। इसे सिर्फ एक कानून से पलट देना सच में बहुत क्रांतिकारी कदम था। और इसी तरह अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में सभी को एक समान अवसर देता है। बिल्कुल, मतलब सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। एकदम सही। और जब हम ऐतिहासिक भेदभाव की बात करते हैं ना, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रहार करता है अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, अनटचेबिलिटी का अंत। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ एक कानूनी नियम नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक सख्त चेतावनी है। आप इसे एक चेतावनी मान सकते हैं। हजारों सालों से चली आ रही एक अमानवीय प्रथा को इस एक अनुच्छेद ने पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित कर दिया। ये सिर्फ अधिकार देना नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये समाज के एक बड़े वर्ग को उनका छीना हुआ सम्मान वापस लौटाना था। और इसके तुरंत बाद अनुच्छेद 18 आता है, जो उपाधियों का अंत करता है। उपाधियों का अंत मतलब अब कोई खुद को महाराजा, राजाधिराज या लॉर्ड नहीं कह सकता। बिल्कुल नहीं कह सकता। कोई खुद को बाकियों से श्रेष्ठ साबित करने के लिए इन ऐतिहासिक ठप्पों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। कानून की नजर में हर इंसान बस एक नागरिक है। क्या बात है। समानता का एक मजबूत ढांचा तैयार करने के बाद संविधान हमें अनुच्छेद 19 के तहत 6 तरह की आजादियां देता है। जैसे बोलने की आजादी। हाँ, बोलने की आजादी, शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने की आजादी, देश में कहीं भी घूमने और बसने की आजादी। और फिर आता है अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इतना व्यापक बना दिया है कि आज इसमें निजता मतलब प्राइवेसी से लेकर स्वच्छ हवा में सांस लेने तक का अधिकार शामिल है। ये तो बहुत ही ब्रॉड हो गया है। और इसी में बाद में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। इसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं 23 और 24 में, और धार्मिक व सांस्कृतिक अधिकार हैं 25 से 30 में। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक उलझन आ रही है। बताइए, क्या उलझन है? मान लीजिए ये सारे अधिकार मुझे कागज पर दे दिए गए, मुझे ये भी कह दिया गया कि मैं आजाद हूँ, मेरे साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन अगर कल को सरकार खुद ही कोई ऐसा नियम ले आए जो मुझे बोलने ही ना दे या मेरे ये सारे अधिकार छीन ले, तो क्या मैं उस कागज के टुकड़े का क्या करूंगी? ये बहुत ही तार्किक सवाल है, और इस उलझन का जवाब है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अच्छा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, मतलब हार्ट एंड सोल। हृदय और आत्मा, ये तो एक बहुत ही भारी भरकम उपाधि है। आखिर सिर्फ इस एक अनुच्छेद में ऐसा क्या खास है? इसे ऐसे देखिए, बाकी सारे अधिकार एक बहुत ही शानदार, महंगी और सुरक्षित कार की तरह हैं। बहुत बढ़िया कार। हाँ, लेकिन अनुच्छेद 32 जो है ना, वो उस कार की चाबी है। अरे वाह, बिना चाबी की कार किस काम की? बिल्कुल। अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो ये चाबी मतलब अनुच्छेद 32 आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की ताकत देता है। मतलब मुझे निचली अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट सीधे सरकार को आदेश दे सकता है कि वो आपके अधिकारों को तुरंत बहाल करें। ये तो बहुत बड़ी पावर है ना? अगर ये चाबी नहीं होती तो सोचिए, बाकी सारे अधिकार तो सिर्फ एक खोखला वादा बनकर रह जाते हैं ना, जिन्हें सरकार जब चाहे कुचल सकती थी। ये एक बहुत ही सटीक उपमा है। सच में बिना चाबी की कार किसी काम की नहीं। तो इस तरह हमारे पास मौलिक अधिकारों का एक मजबूत, लागू करने योग्य सुरक्षा कवच आ गया। बिल्कुल आ गया। लेकिन भाग 3 के खत्म होते ही कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या DPLSP। हाँ, और यहाँ आकर हमारे सोर्स नोट साफ कहते हैं कि ये तत्व न्याय संगत नहीं है, मतलब नॉन जस्टिसिएबल है। सही बात है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। बिल्कुल नहीं जा सकते। तो यहाँ मैं थोड़ा असहमत हूँ, या यूं कहें कि उलझन में हूँ। अगर मैं सरकार को इन्हें लागू करने के लिए मजबूर ही नहीं कर सकती, तो फिर इन्हें संविधान में जगह देने का फायदा ही क्या है? ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। मतलब क्या ये सिर्फ राजनेताओं के भाषणों में इस्तेमाल होने वाले कोरे वादे हैं? देखिए, ये कोई कोरे वादे नहीं है।
इसका जवाब हमें 1950 के भारत की हकीकत में मिलता है। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश अभी अभी आजाद हुआ था। हाँ, हालात बहुत खराब थे। खजाना खाली था, गरीबी चरम पर थी और संसाधन ना के बराबर थे। मौलिक अधिकार वो चीजें थीं जो नागरिकों को तुरंत चाहिए थी, जैसे जीवन का अधिकार या भेदभाव से आजादी। और इनके लिए सरकार को पैसा नहीं खर्च करना था। एग्जैक्टली इनके लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं थी, बस राज्य को कुछ गलत करने से रोकना था। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए संसाधनों की जरूरत थी, बहुत ज्यादा जरूरत थी। चलिए एक उदाहरण से इसके पीछे के तर्क को समझते हैं। अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य लोगों को काम पाने का या बेरोजगारी और बुढ़ापे में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करेगा। मतलब सबको नौकरी और पेंशन। हाँ, अब सोचिए अगर 1950 में इसे मौलिक अधिकार बना दिया जाता और ये न्याय संगत होता। ओह, तो क्या होता? देश का हर बेरोजगार और बुजुर्ग व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता। बिल्कुल। पहले ही दिन लाखों करोड़ों मुकदमे हो जाते सरकार पर। और सरकार के पास तो पैसा ही नहीं था। सही कहा, सरकार के पास ना सबको नौकरी देने के पैसे थे, ना पेंशन देने के। पूरी न्यायिक और आर्थिक व्यवस्था एक ही दिन में ढह जाती। बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसी तरह अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता या अनुच्छेद 45 में मुफ्त शिक्षा जैसे लक्ष्य थे। इसलिए संविधान निर्माताओं ने बहुत ही चतुराई से इन्हें नीति निदेशक तत्व बना दिया। अच्छा, ताकि धीरे धीरे लागू कर सकें। हाँ, उन्होंने कहा कि ये लक्ष्य हैं, सरकार का ब्लूप्रिंट है। अभी हमारे पास इन्हें पूरा करने की ताकत नहीं है, लेकिन भविष्य में जो भी सरकार आएगी वो जब भी नीतियां बनाएगी तो उसे इन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रखना होगा। मैं समझ गई। मतलब मौलिक अधिकार आज की ढाल है और नीति निदेशक तत्व आने वाले कल की मंजिल है। बहुत खूब कहा आपने। और शायद इसी संतुलन को पूरा करने के लिए 1976 में 42वें संशोधन के जरिए भाग IVA यानी अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें 11 मौलिक कर्तव्यों की बात है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम अधिकारों की उम्मीद कर रहे हैं और सरकार से भविष्य के लक्ष्यों की मांग कर रहे हैं, तो नागरिकों की भी तो कुछ बुनियादी जिम्मेदारियां होनी चाहिए ना। ये अधिकारों और कर्तव्यों के बीच का एकदम सही संतुलन है। तो अब यहाँ तक हमने एक देश का पूरा दार्शनिक और वैचारिक ढांचा तैयार कर लिया है। अधिकार दे दिए, लक्ष्य तय कर दिए। सब कुछ पेपर पर सेट है। लेकिन इस पूरे भारी भरकम सिस्टम को असलियत में जमीन पर उतारेगा कौन? मतलब इस पूरी मशीनरी को चलाएगा कौन? और इसका जवाब हमें मिलता है भाग 5 में, अनुच्छेद 52 से लेकर 100 तक। ये संघ की कार्यपालिका और संसद का पूरा स्ट्रक्चर है, राइट? हाँ, ये हिस्सा सबसे ज्यादा व्यावहारिक है, प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये बताता है कि सत्ता या पावर असल में काम कैसे करती है। अगर हम इसे आज की भाषा में या किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के उदाहरण से समझें तो अनुच्छेद 52 से 62 बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 53 साफ तौर पर कहता है कि संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। मतलब कागजों पर राष्ट्रपति उस कंपनी के सीईओ की तरह है। सीईओ की तरह। हाँ, हर बड़ा फैसला, हर कानून उन्हीं के हस्ताक्षर से लागू होता है। ये सीईओ वाला उदाहरण समझने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन जुड़ा है। वो क्या? अगर राष्ट्रपति सीईओ हैं तो वे एक ऐसे सीईओ हैं जिन्हें हर फैसला लेने से पहले अपने मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रधानमंत्री और उनके बोर्ड मतलब मंत्रिपरिषद की सलाह माननी ही पड़ती है। अच्छा, मतलब वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते? नहीं, अनुच्छेद 74 बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और उन्हें सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति उसी सलाह के अनुसार काम करेंगे। ओहो, मतलब असली ताकत, जो रियल पावर है और रोजमर्रा के बड़े फैसले लेने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास है। बिल्कुल। राष्ट्रपति की भूमिका एक संरक्षक या मार्गदर्शन करने वाली ज्यादा है। एकदम सही पकड़ा आपने। और सरकार के इस पूरे सिस्टम को कानूनी मामलों में सही रास्ता दिखाने के लिए अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का पद है, जो सरकार के सबसे बड़े वकील की तरह काम करते हैं। हाँ, और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि भले ही कागजों पर राष्ट्रपति के पास इतनी बड़ी शक्तियां हैं, लेकिन वे भी कानून से ऊपर नहीं है। मतलब उन्हें भी हटाया जा सकता है। बिल्कुल। अनुच्छेद 61 में महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट की एक बहुत ही सख्त प्रक्रिया है। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ये दिखाता है कि इस सिस्टम में कोई भी पूरी तरह से निरंकुश नहीं हो सकता। यही तो इस संविधान की खूबसूरती है। और इस निरंकुशता को रोकने का सबसे बड़ा हथियार है हमारी संसद।
अनुच्छेद 79 से 100 तक संसद का जिक्र है और अनुच्छेद 79 की परिभाषा मुझे बहुत रोचक लगी। उसमें क्या रोचक लगा आपको? उसमें लिखा है कि संसद सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर नहीं बनती, बल्कि राष्ट्रपति भी इसका अभिन्न अंग है। हाँ, यही शक्तियों के पृथक्करण मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स की असली खूबसूरती है। कानून बनाने की प्रक्रिया में तीनों का शामिल होना बहुत जरूरी है। अब संसद के दोनों सदनों की बात करें तो इनका अपना अपना अलग चरित्र है और इनके बीच का ये जो टकराव या फ्रिक्शन है ना, वही इस पूरी व्यवस्था को स्थिर रखता है। जैसे लोकसभा जो अनुच्छेद 81 से 85 तक है, वो सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है, 5 साल का कार्यकाल होता है, डायरेक्ट इलेक्शन। तो ये सदन एक तरह से देश के मूड, उसकी तात्कालिक ऊर्जा और जनता के सीधे गुस्से या खुशी को दर्शाता है। बिल्कुल। लेकिन लोकसभा का एक खतरा भी तो है, ये कभी भी भंग हो सकती है। अगर कोई सरकार गिर जाए और लोकसभा भंग हो जाए तो देश में तो एक वैक्यूम आ जाएगा ना, खालीपन आ जाएगा। हाँ, ऐसे में आपातकाल जैसी स्थिति में फैसले कौन लेगा? और यहीं पर इस संविधान की दूरदृष्टि काम आती है, राज्यसभा के रूप में, जो कभी भंग नहीं होती। एग्जैक्टली। अनुच्छेद 80 से 83 के तहत राज्यसभा का ढांचा तय है, अधिकतम 250 सदस्य, और इसकी सबसे खास बात यही है कि ये एक स्थायी निकाय है, परमानेंट बॉडी है। ये कभी भंग नहीं होती। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं। मतलब ये एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करती है। बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। आप लोकसभा को चाय के गरम प्याले की तरह सोचें, जिसमें उबाल है और जोश है। अच्छा, और राज्यसभा? राज्यसभा वो तश्तरी या सॉसर है, जिसमें चाय को डालकर ठंडा किया जाता है। अरे वाह, क्या बात है। देखिए, अगर लोकसभा भावनाओं में बहकर कोई बहुत जल्दबाजी वाला या लोक लुभावन कानून पास कर दे, तो राज्यसभा का अनुभव और उसकी स्थिरता उस पर रोक लगाती है, उस पर गहराई से विचार करती है। और दोनों सदनों से गुजरने के बाद ही कोई बिल कानून बनने के लिए आगे बढ़ता है। बिल्कुल। और जब बहस पूरी हो जाती है तो फैसले लिए कैसे जाएंगे? क्या वहां कोई असमंजस रहता है? नहीं, कोई असमंजस नहीं। इसके लिए अनुच्छेद 100 एकदम स्पष्ट व्यवस्था देता है, वोटिंग की। मतलब बहुमत से फैसले होंगे? हाँ, संसद के किसी भी सदन में सभी फैसले उपस्थित सदस्यों के बहुमत से लिए जाएंगे, और यही अनुच्छेद तय करता है कि सदन की कार्यवाही शुरू होने के लिए कम से कम कितने सदस्य मौजूद होने चाहिए, जिसे हम कोरम कहते हैं। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं, सब कुछ गणित और नियमों पर आधारित है। इस पूरी व्यवस्था का सबसे बड़ा गुण ही इसकी स्पष्टता है। तो हमने अनुच्छेद 1 से 100 तक का एक बहुत ही शानदार और लंबा सफर तय किया है। काफी कुछ कवर कर लिया हमने। हाँ, हमने देखा कि कैसे भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 के बीच इस विशाल देश की लचीली सीमाएं तय हुई। भाग 2 में हमने देखा कि कैसे एकल नागरिकता ने कैसे बंटवारे के बाद एक बिखरे हुए देश को समेटा। फिर भाग 3 में मौलिक अधिकारों ने, विशेषकर समानता के अधिकार और अनुच्छेद 32 की उस चाबी ने आम नागरिक को सत्ता के सामने खड़ा होने की ताकत दी। बिल्कुल। और भाग 4 में हमने जाना कि क्यों नीति निदेशक तत्व भविष्य का ब्लूप्रिंट है। और अंत में भाग 5 में हमने देखा कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद का ये पूरा तंत्र इस ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदलने के लिए कैसे काम करता है। तो देखिए, इस पूरी यात्रा का लब्बो लुआब ये है कि ये ज्ञान सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मैं भी यही मानती हूँ। जब कोई आम इंसान ये समझता है कि संसद में बहुमत कैसे काम करता है, या ये जानता है कि कानून की नजर में उसका और देश के सबसे अमीर इंसान का रुतबा एकदम बराबर है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। एग्जैक्टली। ये जानकारी सिर्फ एक विषय नहीं है, ये एक टूल है जो आम नागरिक को सच में सशक्त बनाता है। बेशक, ये जानकारी हमें सिर्फ निवासी से बदलकर एक जागरूक नागरिक बनाती है। देखिए, जाते जाते मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूँ जो हमारे सोर्स में दी गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात से जुड़ा है। अच्छा। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करेगा कि भविष्य में क्या होने वाला है। मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, बताइए। हमने शुरुआत में मौलिक अधिकारों की बात की थी, राइट? हाँ, बिल्कुल की थी। उसी में एक बहुत ही ताकतवर लेकिन अक्सर अनदेखा किया जाने वाला नियम है अनुच्छेद 13। इसमें क्या है? ये कहता है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून बना ही नहीं सकता जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो।
अगर कोई ऐसा कानून बनता है तो वो उसी हद तक शून्य मतलब वॉइड या खारिज माना जाएगा। आप इसे संविधान का एक ऑटोमेटिक इम्यून सिस्टम कह सकते हैं। ऑटोमेटिक इम्यून सिस्टम जैसे हमारे शरीर में होता है। बिल्कुल वैसा ही। जैसे हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम बाहर से आने वाले वायरस को खुद ही पहचान कर मार गिराता है, वैसे ही अनुच्छेद 13 अधिकारों के खिलाफ बने किसी भी नए कानून को खुद ही अवैध घोषित कर देता है। ये तो बहुत ही शानदार व्यवस्था है। व्यवस्था तो शानदार है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये इम्यून सिस्टम 1950 में तैयार किया गया था। उस समय की चुनौतियों के हिसाब से। हाँ, और आज हम 2026 में बैठे और एक पूरी तरह से डिजिटल दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। हम हर पल अपना डेटा साझा कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जैसी तकनीकें हमारे व्यवहार का विश्लेषण कर रही हैं। नौकरियां भी तय कर रही हैं। हाँ, और यहाँ तक कि हमारी सोच को प्रभावित कर रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या 1950 में लिखा गया ये बेहतरीन और मजबूत इम्यून सिस्टम भविष्य की इन अदृश्य और अनजान डिजिटल चुनौतियों से हमारे अधिकारों की वैसी ही रक्षा कर पाएगा? बाप रे! क्या हमारी ये शानदार रूल बुक भविष्य के इस तकनीकी तूफान का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो काफी देर तक दिमाग में गूंजता रहेगा। 1950 का इम्यून सिस्टम और 21वीं सदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल, ये विचार हमें याद दिलाता है कि नियम भले ही कितने भी मजबूत क्यों न हो, बदलते वक्त के साथ उन पर नजर रखना और उन्हें प्रासंगिक बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। सही कहा। तो आज के इस गहरे और ज्ञानवर्धक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही किसी नए